ऑप्टिकल फाइबर के जो FTTH और उसके बाद SDH और सोनेट, इनको हम ज़रा कुछ डिटेल में देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे इसकी पावर एनालिसिस के ऊपर। दैट वुड बी द सेकंड लास्ट टॉपिक, और उसके बाद फिर लास्ट में रह जाएगा सिर्फ HFC और यस सिर्फ HFC पे रह जाएगा। हम लोगों ने FTTH तो कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद PDH देखा था कि PDH क्या चीज़ है, और उसके बाद SDH एंड देन सोनेट, इसी टॉपिक के अंदर ही। ये PDH हमने देख लिया था। बेसिकली जिस वक्त ऑप्टिकल फाइबर का यूजेज स्टार्ट हुआ और लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करना कमर्शली वायबल हो गया, तो PDH एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई that was the initial technology in which we could multiplex many E1s और T1s और उनको इकट्ठा करके एक हायर डाटा रेट को एक ही ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर भेज सकते थे। यानी कि अब जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं ना, एक लिंक की बात करते हैं, तो एक तो जाने वाला लिंक होता है और एक आने वाला लिंक होता है, यानी एक ट्रांसमिट के लिए होता है और एक रिसीव के लिए होता है। एक जो प्रैक्टिकली जिस वक्त भी एक फॉल्ट आता है किसी ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी पड़ती है वो ये देखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जो लिंक कनेक्ट किया है उसको हमने रिवर्स कर दिया है, यानी कि ट्रांसमिट के पोर्ट पे हमने रिसीव लगा दिया, रिसीव की जगह पे ट्रांसमिट लगा दिया। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट एक्शन दैट इज़ टेकन when we are trying to mitigate a particular fault in optical fiber systems। यानी कि जब भी फॉल्ट आता है, जब भी ख़राबी होती है, पता चलता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो पहला काम जो करते हैं ना वो ये करते हैं कि उसकी जो ट्रांस और रिसीव की जो पोर्ट्स हैं उनको तब्दील कर देते हैं, उसको निकाल के ट्रांस को पोर्ट पे ट्रांस को रिसीव में लगा दे, रिसीव को ट्रांस में, क्योंकि हो सकता है पीछे किसी जगह पर किसी कनेक्टर के मौके के ऊपर या किसी स्प्लाइस के मौके के ऊपर ये उलट हो गया हो, तो वो जस्ट आप उसको आप खुद रिवर्स करेंगे तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। ये एक दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन ODF, जो कि जिसका कि मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि ये फॉल्ट मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा हो भी गया कि एक पर्टिकुलर फाइबर या उसका पूरा पेयर जो है वो इट इज़ नॉट वर्किंग, then what we can do is that we can use any other fiber for that particular matter। ठीक है, कोई और हम फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं उसी केबल के अंदर जो उस ODF के अंदर लगा हुआ है। तो ये एक ODF हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये मैंने जो पहले असाइनमेंट दी थी, मकसद उसका ये था। अच्छा, अब हमने इस टॉपिक के अंदर FTTH पहले पढ़ा था। असल में इसका नाम पूरा FTTH ही लिखा हुआ है, लेकिन FTTH एक सेपरेट चीज़ है, और उसके बाद ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की जो मल्टीप्लेक्सिंग है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट मेथड, कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक बेसिकली। तो ये जो PDH, SDH और सोनेट के सब टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का जो सबसे पहला तरीका दिया गया था दैट वाज
PDH. Just give me a minute. सॉरी फॉर द शॉर्ट ब्रेक। तो PDH जो है ये बेसिक तरीक़ाकार है जो पहले इस्तेमाल होता था, अब ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स जो आप परचेज करते थे एक लिंक को क्रिएट करने के लिए, एक रिंग बनाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के, आप PDH का पूरा सेटअप लेते थे, परचेज करते थे, बट दैट इज नॉट बीइंग डन राइट नाउ। ठीक है, प्लेसिक्रोनस कहा जाता था इसको क्योंकि प्लेसिक्रोनस का मतलब है नियरली सिंक्रोनस, नॉट सिंक्रोनस। लेकिन अब जो हम सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं दे आर प्योरली सिंक्रोनस, synchronous digital hierarchy which is SDH, and SONET, synchronous optical network। ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, उसी को थोड़ा सा रिव्यू करके फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। PDH में क्या था कि आप डायरेक्टली एक ऑप्टिकल एक E1 को उठाकर किसी सिस्टम के अंदर आप अपलोड नहीं कर सकते थे, आपको पूरा का पूरा उसका एक ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सिंग का सेटअप लगाना पड़ता था। यानी कि बहुत सारे E1s इकट्ठे हों और वो जाके फिर एक उसके मुताबिक आप उसके अंदर डालते थे। यानी कि आप पहले 4 E1s को इकट्ठा करते थे, उससे एक 8 Mbps का सिग्नल बनता था, और 8 Mbps के 3 इकट्ठे होते थे, उससे 32 Mbps, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता जो कि 139 Mbps तक जाता था, और 139 Mbps was sent over the optical fiber system। ये नहीं है कि आप सिंपली आप एक इवेंट डाल दें, आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ता। तो वो इतना मतलब आसान नहीं था उसको मैनेज करना, और वो कॉस्टली था बहुत ज़्यादा। तो अभी तो ये होता है कि, और एक और बड़ी अहम बात कि 3 डिफरेंट टाइप्स थे। एक जैसे E टाइप है, एक T टाइप है, और एक J टाइप है। यानी कि यूरोपियन सिस्टम सेपरेटली काम करता था जो 2, 8, 32 वगैरह के ऊपर, और अमेरिकन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है 1.544 Mbps। यानी यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट द T1, basically the famous T1 standard which is 1.544 Mbps, वो फिर उसकी मल्टीप्लेक्स करके उस तरह के बहुत से T1s को मल्टीप्लेक्स करके एक नेक्स्ट लेवल बनाना, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, और फिर उसको सेंड करना। इसी तरह एक J स्कीम थी विच वाज अ जापानीज स्कीम। ठीक है, ये मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। ये 3 स्कीम्स थी, यूरोपियन और अमेरिकन और जापानीज। E for the European scheme which went up to 139.264 Mbps, the American scheme went up to 274 Mbps, and the Japanese scheme went up to 397.2 Mbps। ठीक है, इसमें लेकिन एक और बहुत बड़ी बात ये थी कि अर्लियर वर्जन्स जो थे PDH के, वो ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस OAM उसके अंदर मौजूद नहीं था। लेटर वर्जन्स के अंदर वो आ गया था। ऑल्दो उसका क्या मकसद होता है कि आप एक जगह पर बैठ के आप उसको
उसको लोकल मैनेजमेंट टर्मिनल के ज़रिए उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसको कन्फिगर नहीं कर सकते थे, सारी चीज़ें उसके अंदर, और उसको आपको फिज़िकली आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, जो कि वो फिर बाद में ख़त्म हो गया, वो OAM उसके अंदर आ गया। अच्छा, लेकिन एक और जो प्रॉब्लम थी वो ये कि जैसे जैसे आप हायर डाटा रेट्स के ऊपर जाते जाते थे, तो उसका जो ओवरहेड था वो बढ़ता चला जाता। ओवरहेड क्या चीज़ है? जब आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एक फ्रेम बनाते हैं, तो फ्रेम के अंदर जो एक पोर्शन होता है ओवरहेड का और एक पोर्शन होता है पेलोड का। पेलोड इज दैट प्योर डाटा दैट यू आर ट्रांसफरिंग। ओवरहेड जो है वो उस डाटा को लेकर जाने के लिए सपोर्टिव पोर्शन होता है, जिसके अंदर आप ये लिख देते हैं कि जी किसका डाटा कहाँ पे है, इसका डाटा कहाँ पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेक्शन कहाँ पर स्टार्ट होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, और सेक्शन की, फिर लाइन की, फिर पाथ की डेफिनेशन उसके अंदर होती हैं। तो ये जो चीज़ है दैट वाज वो उसमें ये होता था कि वो बढ़ता चला जाता, जैसे जैसे आप डाटा रेट को बढ़ाते जाते थे, तो वो आपका उसी डाटा रेट उसी हिसाब से परसेंटेज जो है बढ़ती चली जाती। तो वो यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो फिर उससे ख़राब हो जाती थी। तो एक बेटर सिस्टम डेफिनेटली चाहिए होता। यहाँ कंपैरिजन है एक अमेरिकन जो कि T1, T2, T3 और T4 सिस्टम का है। इसमें देखें कि ओवरहेड किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। फिर E1s के अंदर आप देखिए कि E1s के अंदर भी जो ओवरहेड की परसेंटेज है वो बढ़ती चली जा रही है। और E1 में तो शुरू से ही वो 6.25 पे तो वो स्टार्ट कर रहा है, और उसके बाद क्योंकि आपको याद होगा E1 के अंदर क्या होता है कि 30 तो आप चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, वॉइस के चैनल्स, 2 चैनल्स तो वैसे ही आपने सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मकासद के लिए रखे होते हैं। तो पहले ही E1 के ऊपर जो ओवरहेड की परसेंटेज है दैट इज 6.25%। लेकिन वो जैसे जैसे आप अगले रेट्स के ऊपर जाते हैं, 2 से आप 8.448 के ऊपर गए, यानी कि आपने 4 E1s को आपने मल्टीप्लेक्स किया, तो अब परसेंटेज ओवरहेड की भी बढ़ गई, दैट इज 9.09%। देन वी गो अप टू E3 और T3 भी बड़े मशहूर डाटा रेट्स हैं। E3 इज 34.368 Mbps, जिसको हम नॉर्मली 35 Mbps कहते हैं। इसके ऊपर जो ओवरहेड वॉइस की परसेंटेज है दैट इज 10.61%। ठीक है, और फिर जब आप E4 के ऊपर यानी कि 139.6264 के ऊपर जाते हैं, देन यू आर एट 11.76%। ठीक है, ऑल्दो के T1 के अंदर परसेंटेजेस कम हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते हैं तो आपकी ओवरहेड की परसेंटेज जो है ना वो भी बढ़ती चली जाती है। डाटा रेट को जैसे जैसे बढ़ाते हैं T1 से T2, T3, T4 के ऊपर जाते हैं, तो ओवरहेड परसेंटेज वो भी बढ़ती चली जाती है, एंड इट गोज अप टू 5.88। और एक और बात ये है कि PDH के अंदर या तो आपका ई सिस्टम था कि सारा का सारा पूरे के पूरे मुल्क में जहाँ पे भी आपने लगाया वो, तो बस आप E1s को आप हैंडल कर सकते थे, उनको रिसीव कर सकते थे, उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रोसेस बनाना पड़ता था। जबकि अमेरिकन सिस्टम अगर आपने लगा लिया तो उसमें सिर्फ T1 वाले आप सिग्नल्स ले सकते थे, T1 ले लें या T2 ले लें, T3, T4 ले लें। ठीक है, इस तरह अगर आपने जापानीज सिस्टम लिया है तो उसमें J1, J2, J3, J4 ले सकते हैं। ठीक है, अब जो SDH और सोनेट के सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आप एक ही सिस्टम के अंदर आप T1 और E1 इस्तेमाल किया जाए। अब ये असल में T1
के अंदर ही वो जापानीज जो स्टैंडर्ड्स है ना वो मिक्सअप हो गए हैं, उसके अंदर जो है अमलगमेट हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो अब E1s और T1s ही रह गए। अब एक ही सिस्टम के अंदर चाहे आप E1 डाल दें, चाहे आप T1 डाल दें, चाहे आप T2, E2, E3, T3 आप कुछ भी डाल दें। इवन ये कि अगर आपके पास T4 है या E4 है तो उसको भी आप डायरेक्टली डाल दें। इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू टू सी द जनरल मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर ऑफ SDH. I would try to find it out. मेरे पास यहाँ पे होगा. I will show it to you and share it with you also. तो उसको आप देख लीजिएगा. That would be quite clear. तो अब SDH के अंदर ये था कि आप इसके अंदर SONET as synchronous optical network and SDH as synchronous digital hierarchy. लेकिन ये दोनों आपस में इंटरऑपरेबल हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इंक्लूडिंग द राउटर्स एंड स्विचेस आल्सो, राउटर्स प्राइमरीली, उसके अंदर SDH का डाटा रेट स्लैश करके सोनेट का डाटा रेट लिखा होता है, यानी कि वो ऐसा लिखा हो सकता है कि इट इज़ STM 4/OC12, ठीक है जी। तो ये इन दोनों का डाटा रेट 622 Mbps है, लेकिन जाहिर बात है इनके फ्रेम स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क है, तो उसको हैंडल किया हुआ होता है उसके अंदर। एक ही पोर्ट के ऊपर उन्होंने इसको किया होता है कि आप ये डाटा रेट है तो इस पर आप डाल दें और इसको पैच कर दें। ये डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स के अंदर जब आप उसको फिज़िकली कनेक्ट करते हैं एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट के साथ, उसके लिए जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री के अंदर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड पैचिंग, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, नाउ SDH और सोनेट में एक अहम बात यह है कि आपको किसी किस्म के ओवरहेड आपका इंक्रीज़ नहीं करता विद रेट, यानी कि अगर आप STM1 भेज रहे हैं और उसके बाद आपने STM16 भेजना शुरू कर दिया, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड है वो तकरीबन उतनी रहती है, बल्कि उससे भी कुछ कम हो जाती है, ठीक है। तो या उसके बराबर ही तकरीबन रहती है, क्योंकि अगर वो एक स्टैंडर्ड उसका एक फॉर्मेट है फ्रेम का, उसके अंदर 3 कॉलम्स जो हैं वो एलोकेट हुए होते हैं ओवरहेड को इन प्राइमरी STM1 सॉरी STS1 में, जो कि सोनेट का बेसिक स्टैंडर्ड है, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था। तो जब STM1 के ऊपर या STS3 के ऊपर जाते हैं तो फिर वो 3x3 9 कॉलम्स हो जाते हैं। जैसे जैसे फ्रेम का साइज़ बढ़ता है ओवरहेड का साइज़ बढ़ता जाता है, लेकिन परसेंटेज तकरीबन वही रहती है, ठीक है। फिर इसके अंदर बिल्ट इन आपके पास OAM आ जाता है, ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम, जो कि एक वक्त में ही बता देता है कहाँ से लिंक डाउन है, या कोई आप किसी जगह पर बैठ के आप उसके ऊपर आप क्रॉस कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं फ़र्क डिस्कस कर चुका हूँ। दो जो सिस्टम्स हैं इनको ज़रा मैं ये दिखा देता हूँ। ये बेसिकली STS और OC, ये दोनों सोनेट के स्टैंडर्ड्स हैं। जिस वक्त सिग्नल अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर हो उस वक्त हम इसको STS1, STS3, STS9 इस तरह से कहेंगे, ठीक है। और इनके डाटा रेट्स क्या होंगे? 51.84, 155.50 एंड सो ऑन। इसके मुकाबले में अगर SDH को देखें तो SDH का जो फॉर्मेट होता है डाटा रेट का, दैट इज़ STM,
STM1 जो है दैट इज़ 155.5 Mbps, और ये बेसिकली 155.5 Mbps जो है ये STS3 या OC3 के डाटा रेट के बराबर है। फिर उसके बाद STM3 आ जाता है, ये बेसिकली OC9 और STS9 के बराबर है। STM4 जो है 622 जिसकी मैंने एग्जांपल दी, ये बेसिकली OC12 या STS12 के फॉर्मेट के बराबर इसका डाटा रेट है। OC12 STS12 में फ़र्क सिर्फ इतना है कि OC12 जो है ये ऑप्टिकल फॉर्मेट है एंड STS12 जो है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट है। अच्छा, सोनेट वाज डिज़ाइन विद डेफिनेट लेयरिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर बेसिकली एक फिज़िकल लेयर था जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल हो रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है या लीनियर टोपोलॉजी में, या लाइन टोपोलॉजी भी उसको कहते हैं, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। while exceeding fiber while for exceeding fiber reach we use regenerators. Regenerators are not just amplifiers but also have their own overhead. ठीक है, fiber between regenerators is called the regenerator section. इसी तरह एक line section है which is the optical fiber in between two add drop multiplexers. इसी तरह पाथ है जो कि which provides end-to-end path for the client data or the tribute tree. ठीक है, तो end-to-end अगर आप देखेंगे तो that would be called the path section, और उसके बाद उसके अंदर आपका आ जाता है line section। ठीक है, और उससे पीछे रीजनरेटर सेक्शन आपका आ जाता है। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने किसी को बताना हो कि किस पोर्शन के अंदर है, जैसे जैसे आप रीजनरेटर सेक्शन, उसके बाद लाइन सेक्शन और पाथ सेक्शन के ऊपर आप इसको एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। मल्टीपल चीज़ें जैसे ATM, FTDI और STS1 पर ये एक सोनेट की मल्टीप्लेक्सिंग दिखाई जा रही है। तो वो बना के उसको STS1 का डाटा रेट बना के उसको एंटर किया जाता है। अगर इन तीनों को आप फिर मल्टीप्लेक्स पहले ही कर दें तो इट वुड बिकम एन STS3 which is 155 Mbps. Similarly DS3 आपके पास है, आप सिंपली उसके साथ ओवरहेड लगाएं और आप STS1 के अंदर चले जाएं, बना लेंगे और उसको आप एंटर कर देंगे इस मल्टीप्लेक्सर में। इस तरह आपके पास अगर सब DS3 डाटा रेट्स हैं लाइक DS1, E1, DS1C, DS2, इनको आप इनके साथ ओवरहेड लगा के आप इसका एक STS1 बनाएं और इसको मल्टीप्लेक्सर के अंदर एंटर कर दें। दिस इज हाउ। अब इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि E1 भी एंटर हो रहा है और DS1 भी एंटर हो रहा है। E1 is the European system and DS1 is the American system, American and Japanese. और इसको मल्टीप्लेक्स करके एक STSN का सिग्नल बनाया जाता है, उसको जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में होता है उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके OCN बना दिया जाता है। ये देखें ना, STSN था, सिर्फ आपने इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया था तो ये क्या बन गया, OCN। तो इस तरह से ये तरीकाकार है सोनेट की मल्टीप्लेक्सिंग का। Higher bit rates starting with STS9 are not defined as electrical standards and they are never actually transmitted in electrical form. इनको डिफाइन तो किया हुआ है, STS9 से कम तो जितने भी डाटा रेट्स हैं उनको थोड़ी छोटे से फासले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो कि इस हायर डाटा रेट को इन हायर डाटा रेट्स को उठा के को ट्रांसमिट कर सके। फॉर एग्जांपल STS9 की बात है
just let me go back. ये STS9 is 466 Mbps अप्रोक्सीमेटली, इतना भी जो है इस ऑप्टिकल फॉर्मेट के यानी कि ऑप्टिकल के ऊपर ही जाता है। इससे कम जो होते हैं STS3 STS1 जो है, ये बहुत छोटे फासले के लिए आप इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास वो गोल्डन कनेक्टर्स होते हैं, गोल्ड की उसके अंदर प्लेटिंग होती है और वो बहुत ही ध्यान से वो बनाए हुए होते हैं और वो जैसे सर्कुलर वेव गाइड की तरह के होते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करते हैं। वो इतने डाटा रेट को इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर वो डिफाइंड तो है, लेकिन कहीं पे ट्रांसमिशन नहीं होती। ट्रांसमिशन ओसी के अंदर होती है। सिर्फ ये इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि जब आगे किसी सोर्स के ऊपर जा रहा है, उससे पीछे तो सोर्स के पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी, वो STS12 लेवल की, STS18, STS24, STS36, 48 उस लेवल की हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन आप कनेक्टर्स या एक लिंक्स इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर इस हाई डाटा रेट के आप नहीं बनाते। All signals are ultimately converted to a base format of an STS1 signal. ये बेसिक हमारा डाटा रेट इसमें सोनेट के अंदर, बट STS1 डाटा रेट या फिर जो कि 51.8 Mbps है, that does not exist in the SDH system. SDH सिस्टम स्टार्ट ही STM1 से होता है, जिसका डाटा रेट 155 Mbps है। अच्छा, और इससे पहले जो DS1 और E1 और इस तरह के DS1C, DS2, ये सब के सब जो सब DS3 फ्रेम्स हैं, इन अगर ये आपको इसके अंदर मल्टीप्लेक्स करने होते हैं एक सोनेट के अंदर, तो इन सब को पहले थोड़ा सा इसके अंदर ओवरहेड डाल के उसको वर्चुअल ट्राइब्यूटरीज बनाया जाता है। ठीक है, और वर्चुअल ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो फिर आगे फर्दर आपस में हो जाती हैं। वो ये STS1 का स्टैंडर्ड का डाटा रेट जो है वो अचीव करती हैं मल्टीप्लेक्स होने के बाद, और वो फिर आगे फर्दर आगे मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जाता है। अच्छा, अब if we have inputs with higher bit rates such as on ATM, then they are broken into several STS1 signals. ठीक है, उसको उसमें ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि पहले ही एक ATM आपके पास हायर डाटा रेट का आ रहा है, तो उसको एज सच नहीं हम उसके अंदर एंटर करते, पहले उसको STS1 के सिग्नल्स के ऊपर ब्रेक करते हैं, के अंदर ब्रेक मल्टीपल STS1 के अंदर ब्रेक करते हैं, उसको फिर एंटर करते हैं और फिर वो मल्टीप्लेक्स होकर आगे जाता है। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना है जो कि STSN के फॉर्मेट में बना है, उसको फौरी तौर पे ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं E2O कन्वर्टर के जरिए, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर के जरिए, एंड इट इज ट्रांसमिटेड ओवर एन ऑप्टिकल फाइबर। ये एक अप्रॉक्सीमेट सा एक फ्रेम बनाया हुआ है कि फ्रेम का पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर आपको 9 रोज नज़र आ रहे होंगे और ये 270 कॉलम है, और ये बेसिकली एक SDH का बेसिक फ्रेम है, STM1 का फ्रेम है। STM1 में क्या होता है कि आपके पास 155 Mbps ऑफ डाटा रेट है। I would recommend you to do this calculation. If you have an STM1 frame that is shown in this diagram, इसका डाटा रेट आप कैलकुलेट कीजिए। एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट जो है, जो कि मैं बारहा डिस्कस कर चुका हूँ और फर्दर और इस केस के अंदर भी
वो कॉन्सेप्ट सामने आता है, वो ये कि आप किसी भी डाटा रेट का आप फ्रेम ले लें. फॉर एग्जांपल इट इज़ एन E1 फ्रेम, or if it is an SDH frame, or it is a sonnet frame. ठीक है, जो भी आप लेते हैं उसका जो एक सेकंड के अंदर 8000 फ्रेम्स गुजरते हैं, कोई भी फ्रेम ले, ठीक है, और एक सेकंड के अंदर 8000 फ्रेम्स गुजरते हैं, और इसका मतलब है कि एक फ्रेम को गुजरने में 125 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं. आप इसको करके देख सकते हैं. 1/8000 अगर आप करें, रेसिप्रोकल लें 8000 का, यू गेट 125 माइक्रो सेकेंड. यानी कि 125 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर एक पूरा का पूरा फ्रेम गुजर जाएगा. अच्छा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक SDH का फ्रेम है. इसमें पहले 9 जो कॉलम्स हैं, पहले 9 कॉलम्स हैं. ये आपको ये तो नज़र आ रहा है कि ये 9 रोज़ हैं, 9 रोज़ थ्रू आउट चलती हैं. पहले 9 कॉलम्स जो हैं वो ओवरहेड पे मुश्तमिल हैं. ठीक है, तो सबसे पहला टॉप के ऊपर रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड है. फिर AU पॉइंटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पॉइंटर. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पॉइंटर ये बताता है कि कहाँ से पॉइंटर्स ये बताते हैं कि कहाँ से एक सर्टन डाटा का जो चंक है वो स्टार्ट हो रहा है. अब सारा का सारा जो डाटा आप भेज रहे हैं वो इस एक फ्रेम के अंदर तो शामिल नहीं हो सकता ना. तो जैसे ये फ्रेम गुजरेगा, इसके बाद अगला फ्रेम आएगा, उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, और इस तरह के 8000 फ्रेम तो एक सेकंड में गुजर रहे हैं. तो हर फ्रेम के अंदर एक इस डाटा जो भेजा जा रहा है उसका एक पोर्शन होता है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला. ये SDH और सोनेट के जो सिस्टम्स हैं, जो कि बेसिकली E1 और DS1 और T1 इज वन एंड द सेम थिंग, इनको हैंडल करने वाले हैं. बेसिकली ये वॉइस के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं. तो वॉइस तो साथ साथ चलती जाती है, और वॉइस का जो इसके अंदर यूनिट बनता है वो नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स बनते हैं. जबकि यही वाले SDH सिस्टम्स और सोनेट सिस्टम्स जो हैं वो डेटा को भी ले जाने के काम आते हैं. अब डेटा का चंक अगर बहुत बड़ा है तो उसका शुरू का चंक आप पहले फ्रेम में भेजेंगे, उससे अगला दूसरे में, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, और एक सेकंड में 8000 फ्रेम्स भेज रहे होंगे. इस तरह के बेशुमार फ्रेम्स आते चले जाएंगे. अब इस पे डिपेंड करता है कि अगर SDH से कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है के बीच में, तो वो SDH के कितने फ्रेम्स उसके अंदर लगेंगे, एंड हाउ मच सेकेंड्स वुड बी यूज्ड. ठीक है, दैट वुड डिपेंड अपॉन कि कितना बड़ा डेटा का चंक है जो कि हम लेकर जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी मस्ट हैव. अच्छा, ऊपर तो आपको ओवरहेड सेक्शन में आप देख रहे हैं, तो पहले तो रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड है, फिर AU पॉइंटर आ गया, फिर जो है मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड. ठीक है, तो यानी कि कहाँ पर ऐड और ड्रॉप हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जा रही है. एक्चुअल डाटा कहाँ पे, वो पेलोड के अंदर. अच्छा, इसके साइड पे आपको एक ट्रांसमिट रो बाय रो लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जो 1 से लेकर 270 तक है ना, ये 1 से लेकर 270 बाइट्स हैं. ठीक है, और पहली बाइट के 8 बिट्स हैं, फिर 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, सो ऑन अप टू 270. तो लेफ्ट से बिट बाय बिट ये ट्रांसमिट होता जाता, और पूरे 270 बाइट्स जो हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं. एंड देन यू गो टू द सेकंड रो, देन द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टिल द 9th रो. ठीक है,
तो इस तरीके से ये एक SDH का फ्रेम गुजरता है, और ये इन सब रोज को गुजर जाने में कितना टाइम लगता है? 125 माइक्रोसेकेंड्स। एंड देन लेटर ऑन इसके बाद इसी तरह का एक और फ्रेम आ जाता है, फिर वो गुजरता है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। ये मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड आपको ये बताता है कि कहाँ पर से आपने कोई चीज़ ड्रॉप करनी है, जो कि पेलोड के अंदर है। पेलोड के अंदर जो फॉर्मेट होता है ना, वो इस तरह होता है कि अगर आपने एक DS1 भेजा है तो वो 3 कॉलम्स इस्तेमाल कर लेता है, और अगर एक E1 भेजा है तो वो 4 कॉलम्स इस्तेमाल कर लेता है। अगर DS1C भेजा है तो वो 6 कॉलम इस्तेमाल कर लेता है। अगर DS2 भेजा है तो वो 12 कॉलम्स इस्तेमाल कर लेता है। तो ये फॉर्मेट है। इस तरीके से आप SDH के ऊपर आप ये लेके जाए, और यही फॉर्मेट पेलोड का जो है वो सोनेट में भी अपनाया जाता है। बस सोनेट की ओवरहेड्स का जो पोर्शन है दैट वुड बी अ बिट डिफरेंट, लेकिन उसमें अप्रॉक्सीमेटली यही तादाद, जैसे 9 कॉलम्स हमने एक इसके लिए रखे हैं STM1 के लिए, तो इसका इक्विवेलेंट STS3 है ना सोनेट के अंदर, उसके अंदर भी 9 कॉलम्स ही रखेंगे। नाउ लेट्स सी, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर लेफ्ट पर सोनेट का दिया हुआ है, जो कि STS1 का 51.8 MBPS है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डाटा रेट है सोनेट का। राइट पे जो दिया हुआ है, दिस इज द बेसिक डाटा रेट फॉर SDH। अब रोज जो हैं वो दोनों में ही 9 रोज हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम्स की तादाद जो है वो 90 कॉलम्स होती हैं इन केस ऑफ STS, यानी कि सोनेट की केस में 90 कॉलम्स होते हैं STS1 में। इसलिए अगर ये एक STSN फ्रेम है, यानी कि STS9 है, STS12 है, STS48 है, STS192 है, उसमें n जो है ना, ये वैल्यू STS9 में n would be 9, STS12 would be n would be 12, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड के ऊपर आप देख रहे हैं तो ये तादाद जो है ये दी हुई है कॉलम्स की STM n के केस में। STM कहाँ बोला जाता है? जहाँ पर SDH होता है। लेफ्ट पर सोनेट है, राइट पर SDH है, ठीक है। तो ये सेम डाटा रेट बना सकते हैं ओवरऑल, लेकिन अगर सोनेट के अंदर n की वैल्यू 12 है तो SDH के अंदर n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। दैट वुड मेक द सेम डाटा रेट ऑफ 622 MBPS एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब लेकिन आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जो ओवरहेड सेक्शंस हैं दोनों में, वो भी इसी तरीके से आगे चलते हैं। SDH के अंदर जो ओवरहेड सेक्शन है वो 9 से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 9 नंबर ऑफ कॉलम्स आर अवेलेबल इन द फ्रेम ऑफ एन STM1, ठीक है। इसलिए 9 को स्टैंडर्ड बनाएंगे। 9 को स्टैंडर्ड बनाएंगे, जबकि आप सोनेट में देखें तो क्योंकि STS1 के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं दैट इज़ 3, दैट्स वाई 3 इज़ द स्टैंडर्ड, और STSN जब बनाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी 3 into n। सिमिलरली आपके पास एक पाथ ओवरहेड है, ठीक है। उसके लिए आप आप n कॉलम्स बीच में एलोकेट करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे SDH के अंदर भी होती है कि आप पाथ ओवरहेड के लिए n कॉलम्स बीच में इजाफी छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी SPE होता है विच इज़ सिंक्रोनस पाथ एनवेलप है,
एनवेलप से मुराद ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है सोनेट का और एसडीएच का, वो ड्राइवर्स कंपार्टमेंट एंड द पेलोड सेक्शन ऑफ अ ट्रक का की एनालॉजी इस्तेमाल होती है। ये जो पोर्शन आपके पास है रिगार्डिंग योर ओवरहेड पार्ट, ओवरहेड इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्राइवर्स कंपार्टमेंट। एक ट्रक है, वो खाली अगर आप कंटेनर के अंदर आप सामान भर दें तो वो तो कहीं नहीं जाएगा ना, आपको उस कंटेनर को उठा के किसी ट्रक के ऊपर रखना पड़ेगा। ट्रक के ऊपर एक कंटेनर्स की एक सर्टेन कैपेसिटी है, तो उसको आप सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप पूरा का पूरा पोर्शन बनाकर यानी कि आप पेलोड बनाकर उसके अंदर सेट इन करते हैं, उसके अंदर आप एडजस्ट करते हैं। जैसा कि एक पेलोड पाथ, आपने एक सामान लेकर जाना है एक लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर, और वो सामान ऐसा है जिसमें से कि कुछ सामान उठा के आपने रास्ते में उतारना, लाहौर से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, कुछ सामान आपने गुजरात में उतारना है, कुछ सामान आपने झेलम में उतारना है, और कुछ सामान आपने गुजरांवाला से उठाना है, ठीक है। कुछ कहीं पर उतारना है, कहीं पर से उठाना है, कहीं पर उतारना भी है, उठाना भी है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सोनेट और एसडीएच का। हमारे भी जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। ये जो डाटा को उठाना होता है या उसको वहाँ पे ड्रॉप करना होता है, दिस इज़ डन बाय द एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स। बेसिकली फॉर एग्जांपल लाहौर से इस्लामाबाद का एक लिंक बना हुआ है, इसके दरमियान में जितने भी स्टेशन आते हैं वहाँ पर एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स, ताकि हम डाटा को उठा के नीचे ड्रॉप कर सकें उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पर से वहाँ का डाटा हम उठा सकें। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हम भेज रहे हैं तो कुछ डाटा गुजरांवाला के स्टेशन ने आपको भेजना है तो वो ऐड कर देगा, और कुछ उसने ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर देगा। कौन करेगा? एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर गुजरांवाला में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको इसमें डाला जाता है। फॉर एग्जांपल E1 था, तो E1 की एक पर्टिकुलर पोजीशन है और उसको कहाँ पर जाकर उतरना है, और ये दिस इज रिटन इन द ओवरहेड सेक्शन। और एक अगर अपलोड ऐड कर रहा है दरमियान का स्टेशन, अपने एक E1 को ऐड कर रहा है या DS1 को ऐड कर रहा है, तो वो उसको ऐड इस SDH फॉर्मेट के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा, और उसमें उसको लिखना पड़ेगा उसके ओवरहेड सेक्शन में कि कहाँ इसकी डेस्टिनेशन है, वेयर इट हैज़ टू गो, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, और इस चीज़ को जो कन्फिगर किया जाता है इसको क्रॉस कनेक्शन या इंटर कनेक्शन कहा जाता है। तो इसके जो लोग एक्सपर्ट्स होते थे, पहले तो इंजीनियर्स इसको काम को करते होते थे शुरू में, और ये बड़ी एक्सपर्टीज़ मानी जाती थी। अब टेक्नीशियंस खुद इतने वो इसके माहिर हो गए कि दे डू इट देमसेल्व्स, तो इंजीनियर्स को इसके अंदर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस। तो ये SDH और सोनेट, ये दोनों के काम जो है ना, ये बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ऐड भी हो जाता है और ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। बट दैट कौन सा कहाँ पर से ऐड करना है, कहाँ से ड्रॉप करना है, ये मल्टीप्लेक्सर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि असूलन तो पहले तो ऐसे ही होता था कि हर स्टेशन के ऊपर जाकर उसके लोकल मैनेजमेंट टर्मिनल से इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, लेकिन अब OAM सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं कि, और NMS सिस्टम्स हमारे पास मौजूद होते हैं कि हम एक ही स्टेशन पर बैठ के तमाम स्टेशंस की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो कोऑर्डिनेटेड जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा रिलायबल हो जाती है, क्योंकि एक ही हाथ के अंदर अगर सारे
स्टेशंस हों तो वो आसानी से उसको हैंडल कर सकता है। अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और इस कम्युनिकेशन के लिए या तो आप सेपरेटली एक टेलीफोन सिस्टम, टेलीफोन की लाइन इस्तेमाल करें, या फिर ये होता है कि जब ये कम्युनिकेशन आप सेटअप कर रहे होते हैं और आप ऑप्टिकल फाइबर बीच में बिछी होती है, दोनों साइड्स के ऊपर एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स या एंड स्टेशंस होते हैं, तो इन स्टेशंस के ऊपर ही एक 64 kbps के चैनल का एक वॉइस चैनल डिफाइन कर दिया जाता है, जो दोनों एंड्स के ऊपर होता है, बल्कि हर एंड के ऊपर होता है। आप उसको उठा के सिंपली 2-3 नंबर, उसी के ऊपर ही नंबर्स कीपैड होता है, आप वो नंबर एक डायल करें तो वो एक पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर जाके मिल जाता है, वहाँ पर बेल होती है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं और उसको फिर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन के लिए ये फैसिलिटी अभी भी मौजूद होती है, ऑल्दो वी हैव OAM सिस्टम्स सो मच इम्प्रूव्ड, लेकिन फिर भी ये जो ज़्यादातर काम किया जाता है वो ये एक ही स्टेशन पर बैठ के तमाम स्टेशंस की कॉन्फ़िगरेशंस कर दी जाती है। अगर कभी कुछ कम्युनिकेशन में फ़र्क आ रहा है या कोई और डिफ़िकल्टी आ रही है, यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो फिर फ़ोन करके वहाँ पर अवेलेबल टेक्नीशियन या इंजीनियर को कह दिया जाता है कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़लाँ तरीके से कर दें। SDH का बिट रेट किस तरह निकलेगा, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड नो। जैसे कि हमने उस डायग्राम में देखा था कि 9 रोज़ होती और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने होंगे, 9, मतलब ये 270 कॉलम्स, ठीक। अब नंबर ऑफ बाइट्स कितने हो गए, 9, और 270 की क्या डिवीजन है, 9 कॉलम्स फॉर ओवरहेड एंड 261 कॉलम्स फॉर पेलोड। इसमें पाथ ओवरहेड के कॉलम्स भी शामिल हैं, विच इज़ n नंबर ऑफ कॉलम्स। n क्या है, फॉर एग्जाम्पल STM1 के अंदर n इज इक्वल टू 1, STM4 के अंदर n इज इक्वल टू 4, STM16 के अंदर n इज इक्वल टू 16, ठीक है। So that is the number of columns reserved for path overhead, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डाटा की मिकदार बढ़ती चली जाती है, तो एंड टू एंड पाथ के क्या कम्युनिकेट हो रहा है, क्या रह गया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको डाटा कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स for path overhead as you go on from STM1 to STM4 to STM16 to STM64। जैसे जैसे आप ज़्यादा डाटा है तो उसकी पाथ ओवरहेड की जो इंफॉर्मेशन की मिकदार है वो भी बढ़ती चली जाती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 9, अगर उसको, और वो पाथ ओवरहेड को कहाँ से आप कैटर करते हैं, आप पेलोड पोर्शन में से कैटर करते हैं। बाकी 9 कॉलम्स आपने सेपरेटली एक STM1 के अंदर पर्टिकुलरली आपने ओवरहेड के लिए, जिसके अंदर रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड और मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड जो है आपने वो इन 9 कॉलम्स में, शुरू के 9 कॉलम्स में आपने दिया होता है। आगे एक कॉलम आपको आगे देना पड़ता है किसी जगह पे अपने पेलोड में से फॉर पाथ ओवरहेड, जो बिल्कुल एंड टू एंड कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन को उसके अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल इतनी इवेंट्स मैंने डाली हैं, इतनी इवेंट्स कहाँ कहाँ ड्रॉप होनी है, एंड तक फलां चीज़ें पहुँचनी है, ठीक है। और उसको इंक्लूड करते हुए 261 आपके पास कॉलम्स होते हैं फॉर पेलोड, तो 261 प्लस 9 वुड गिव यू 270, so there would be 270 columns, so the total number of bytes would be 9 into 270, and simply the total number of bits would be 9 into 270 into 8। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि वो मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड के अंदर 8000 इस तरह के फ्रेम्स गुजर रहे होते हैं। अभी तक तो हमने फ्रेम्स से ये वैल्यू निकाली ना, फ्रेम में
का के नंबर ऑफ कॉलम 9 थे और नंबर ऑफ रोज 9 थे, नंबर ऑफ कॉलम्स 270 थे, ठीक है। उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ बिट्स आ गए, क्योंकि 9 कॉलम्स का मतलब है कि 9 रोज का मतलब है कि इस हर रो के अंदर 9 मतलब 270 बाइट्स हैं, ठीक है। और हर कॉलम में देखें तो इन 270 कॉलम्स के अंदर देखें तो हर कॉलम के अंदर 9 बाइट्स हैं, ठीक है, जो कि कॉलम्स में शो हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाय 8 हमने इसलिए किया कि हम इन बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 9 into 270 into 8 is the total number of bits in one frame. इसको आप 8000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज 8000 फ्रेम्स पास इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये तो पीछे तो हमने 9 into 270 into 8 जो नहीं, ये तो एक फ्रेम की बात की थी। अब एक सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम्स जाते हैं? 8000। जब इसको 8000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड गिव यू द वैल्यू इन बिट्स पर सेकेंड। बिट्स में तो पहले कन्वर्ट कर दिया था, अब ये पर सेकेंड बिट्स पर सेकेंड आपको मिल जाए, क्योंकि ये फ्रेम्स पर सेकेंड है। 9 into 270 into 8 is the number of bits in 1 bits per frame, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 8000 क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड। इनको जो मल्टीप्लाई किया तो नीचे और ऊपर फ्रेम और फ्रेम कैंसिल हो गया, तो ये बिट्स पर सेकेंड में आंसर आ गया, विच इज 155.522 Mbps। मेगा क्या होता है? 10⁶। अभी तो इस तरह ये इसका बेसिक डाटा रेट है। इस तरह से बिट रेट ऑफ STM-N जो है दैट इज बेसिकली n into 155। फॉर एग्जांपल STM-4 है, उसका बिट रेट क्या होगा? 4 into 155.52 विच इज 622 Mbps। इसी तरह STM-16 इज 155.52 Mbps into 16 and you get approximately 2.5 gigabits per second। इस तरह STM-64 है, उसमें n की जगह आप 64 लगा दें और then if you multiply it with 155.52 you get approximately 10 Mbps, which is actually 9 point something, 9.9 Mbps, but we call it 10 gigabits per second, 9.9 something gigabits per second, but we call it 10 gigabits per second। अब हम आ जाते हैं WDM के ऊपर, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। व्हाट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? आपने अपने डाटा रेट को बढ़ाते चले गए। फॉर एग्जांपल आपने एक STM की मल्टीप्लेक्सिंग आपने इस्तेमाल की। इनिशियली आपके पास STM-1 था, उससे आप डाटा रेट बढ़ाते गए। STM-4, STM-16, STM-64 आपने बना लिया, यानी कि 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड की कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। व्हाट वुड यू डू कि ठीक है जी, बड़ा अच्छा डाटा रेट आपको मिल रहा है, दो फाइबर्स का एक पेयर बनाएंगे, एक फाइबर से ट्रांसमिट हो रहा है, एक फाइबर से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है जी, आपको 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड आपको मिल रहा है। लेकिन अगर इस तरह के 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड के बहुत सारे और सिग्नल्स हमारे पास आ जाएं और डाटा स्ट्रीम्स आ जाएं 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड ईच, तो ये WDM या डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप मल्टीपल 200 सच 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड के जो स्ट्रीम्स हैं वो एक फाइबर के ऊपर आप डाल सकते हैं। हाउ इज इट डन? वो इस तरह से होता है कि आप अपने जो फाइबर इस्तेमाल करते हैं, पहले तो डिस्पर्शन फ्लैटेंड फाइबर इस्तेमाल करते हैं, जो 1550 नैनोमीटर के का फॉर्मेट या वो वाला जो ट्रांसमिशन विंडो है वो एक्सटेंडेड विंडो है, वो इस्तेमाल होती है कि 1550 से कम और 1550 से ज़्यादा पूरा एक फ्लैट
फ्लैटन डिस्पर्शन का एक बैंडविड्थ है जो कि यूज़ होता है, और हर आधे एक एक बैंडविड्थ एक नैनोमीटर के फासले से या 2 नैनोमीटर के फासले से एक आप सिग्नल पूरा का पूरा 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का आप भेज सकते हैं। यानी कि आप वेवलेंथ डिफरेंट आप भेज देते हैं। दूसरे एंड के ऊपर भी रिसीवर ऐसा होता है जो कि इसको डिस्टिंग्विश कर लेता है कि ये एक आपने सिग्नल जो है वो 1549 पे भेजा, अगला सिग्नल आपने 1550 पे भेजा, फिर 1551 पे भेजा, 1552 पे भेजा, 1553 पे, इस तरह आप 200 डिफरेंट सिग्नल्स भेज सकते हैं। बेसिकली आप मल्टीपल लाइट सिग्नल्स भेज रहे हैं एक ही फाइबर के ऊपर। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या, इट अलाउज कंटिन्यूस चैनल एलोकेशन पर यूज़र, it increases the effective bandwidth of existing fibers in which TDM was previously used। TDM ये TDM था ना पिछला, जब मल्टीप्लेक्सिंग हम कर रहे थे, कौन सी वाली, SDH की और सोनेट की और PDH की, that was all time डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फाइबर वही है, उसके अंदर एक सिग्नल जा रहा था 150 नैनोमीटर। ये जो मैं शुरू में कई दफ़ा इस चीज़ को स्ट्रेस किया था कि व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रल विड्थ, कितनी है, ज़्यादा है, कम है, व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रल विड्थ। तो ये जो हमने इसकी अहमियत ये है कि जितनी कम से कम स्पेक्ट्रल विड्थ हो उतने ज़्यादा और लाइट की स्ट्रीम्स हम भेज सकते हैं। एक स्ट्रीम भेजेंगे वो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड आपको दे देगी, एक और भेजेंगे वो एक और 10 गीगाबिट्स पर सेकंड। इस तरह की बहुत सारी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की आप स्ट्रीम्स भेज सकते हैं इफ़ यू हैव अ डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और WDM में फ़र्क सिर्फ यही है कि डेंस में आप एक या दो नहीं, आप बहुत सारी स्ट्रीम्स को एक वक्त में भेज देते हैं और उसको बहुत क्लोजली और टाइटली उसको पैक करके भेजते हैं। कहाँ पे पैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये लैम्डा के फॉर्म में, एक लैम्डा का 1550 पे जा रहा है, अगला लैम्डा 1551 पे, एक लैम्डा 1549 पे, 1548 पे, 1552 पे, इस तरह बहुत सारे आप आपने इसके अंदर पैक करने। अगर पैकिंग इस तरह से बहुत इसको डेंसली पैक किया हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड अ डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, अब और इसकी मदद से आप ये हाई डाटा रेट्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस के ऊपर, जो कि नॉर्मल एक SDH या सोनेट लेकर जा सकता है, उसके ऊपर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स जो हैं वो एक ही लिंक के ऊपर आप भेज सकते हैं। इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी कि 1980s में 2 चैनल्स जो हैं वो वाइड बैंड WDM के भेज कर देखे गए। फिर अर्ली ये रिसर्च वर्क जैसे जैसे होता गया, फिर उसके बाद अर्ली 90s में क्या होगा, 2 से 8 चैनल्स पैसिव WDM के बनाकर भेजे गए, और उनमें जो फ़र्क था आपस में, डिस्टेंस जो था फ्रीक्वेंसी में 200 to 400 गीगाहर्ट्ज़ का रखा गया, और इसमें पैसिव WDM कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए थे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी बात करता हूँ। 96 में 16 प्लस चैनल्स हो गए, और लेट 90s के अंदर जो है 64 प्लस चैनल्स हो गए, लेकिन इसमें जो स्पेसिंग रखनी पड़ी वो फिर 25 to 50 गीगाहर्ट्ज़ की स्पेसिंग रखनी पड़ी। अच्छा, नीचे जो बात की गई थी वो पैसिव कंपोनेंट्स की। पैसिव कंपोनेंट्स में आप WDM कर सकते हैं, लेकिन जब आप DWDM की बात करते हैं तो फिर आपको एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव DWDM सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाती है। पैसिव कंपोनेंट बेसिकली इस तरह से है कि एक बीच में जैसे एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म को अगर आप एक वाइट लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो तो उससे आउटपुट के ऊपर आपको 7 डिफरेंट लाइट्स निकलती हैं।
7 डिफरेंट लाइट्स निकलने का मतलब है कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो लाइट निकल रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, ठीक है। यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है ना। इस तरीके से डिफरेंट वो प्रिज्म का काम यह है कि इन डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में डायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको रिवर्सली देखें कि अगर डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं और वो इंसिडेंट हो रही हैं एक प्रिज्म के ऊपर, तो उसकी आउटपुट के ऊपर एक सिंगल वाइट लाइट निकल आएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सिंग होगी। और पहला केस क्या था, डी मल्टीप्लेक्सिंग। एक सिंगल वाइट लाइट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 डिफरेंट लाइट्स। यही काम WDM की पैसिव कंपोनेंट्स में होता है। तो उसके अंदर एक तरह से एक प्रिज्म होता है और ये जो डिफरेंट लाइट्स के साथ एनालॉजी हम दे रहे हैं, एक लाइट को आप या एक लाइट के स्ट्रीम को 1548 नैनोमीटर के ऊपर भेज रहे हैं, एक को 1549 पे, एक को 1550 पे, एक को 1551, एक को 1552 पे। तो ये 5 आपने डिफरेंट वेव्स भेजी, ठीक है। ऑल्दो कि जब आप WDM करते हैं तो इसमें बीच में फासला जैसे काफ़ी ज़्यादा 200 गीगाहर्ट्ज़ से 400 गीगाहर्ट्ज़ तक का फासला होता है दोनों के दरमियान। और ये फासले को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ लैम्डा की फॉर्म में, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे रहा है, लेकिन बोथ ऑफ दीज आर इंटरचेंजेबल। C इज़ इक्वल टू F इंटू लैम्डा, C is equal to F into lambda, frequency into wavelength. And what is C? 3 into 10 to the power 8, right? तो ये कॉन्सेप्ट था पैसिव WDM कंपोनेंट्स का। लेकिन अभी जब हम DWDM इस्तेमाल करते हैं, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो पैसिव कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल नहीं करते। अब ये देखिए इसमें जो स्पेसिंग है वो 200 से 400 गीगाहर्ट्ज़ से कम होते होते आप ये 25 गीगाहर्ट्ज़ तक चली गई, ठीक है। 25 गीगाहर्ट्ज़ को ज़रा कन्वर्ट करके देखिए वेवलेंथ में, ये कितनी वेवलेंथ का डिफरेंस बनता है। इफ़ यू हैव कैलकुलेटर्स विद यू, लेट मी कैलकुलेट दैट आल्सो। आप ज़रा इसको कैलकुलेट करके देखिए। 25 गीगाहर्ट्ज़ है, इसको आप अगर आप 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 25 गीगाहर्ट्ज़ या इसको 30 गीगाहर्ट्ज़ कर लें टू बी फॉर इजी कैलकुलेशन। गीगा का क्या मतलब होता है, उसमें 10 to the power क्या होते हैं, मेगा में 10 to the power 6, गीगा के अंदर 10 to the power 9। तो अगर ये 30 गीगाहर्ट्ज़ है तो this would be 3 into 10 to the power 8 divided by 30 into 10 to the power 9, ठीक है। तो इसका मतलब है कि this would also be 30 into 10 to the power 8, ऊपर नीचे पूरा कैंसिल होकर रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 नैनोमीटर का फ़र्क होगा इसमें, ठीक है। डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर 1 नैनोमीटर का फ़र्क होगा। लेकिन अगर आप वेवलेंथ आप ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपके पास जो है स्पेसिंग ये और कम रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्लोज करते हैं, बट आई थिंक वी नीड टू सी द जनरलाइज्ड मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर ऑफ SDH, जो कि मैं दूसरी बुक से आपको बता दूंगा। जिन लोगों ने तो TSC पढ़ लिया है उनको तो ये पता चल गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा कोर्स, उनके लिए ज़रा नया होगा। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट और
उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा जोर दे देंगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो चैप्टर 9 की प्रॉब्लम्स हैं वो कौन से एडिशन से, थर्ड से? ये मेरे पास एडिशन कौन सा है, इसके ऊपर लिखा कुछ नहीं हुआ। चैप्टर 9 के ऊपर मैं चला जाता हूँ। आपके पास बुक है? जरा बुक खोल लेंगे आप? सर बुक करीब नहीं है अभी जरा। हैं? बुक की तरतीब सर नहीं है बुक सही? अभी मेरे करीब नहीं है। अच्छा, नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ हमने वो शेयर की थी, वो जावेद ने भी शेयर की हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। पूरी की पूरी बुक हमने वो स्कैन कर ली थी, जावेद ने की थी स्कैन, तो वो कुछ पेजेस कम थे, वो मैंने फिर यहाँ से स्कैन करके दिए थे, तो वो आप अपने व्हाट्सएप में देखें। ये OFC का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी दी हुई है, ठीक है। उस बुक में से कर लें। हाँ, उसमें से आप कर लें, ठीक है। अब प्राइमरीली ये ठीक है। सब के सब जो मैंने आपको दिए थे ये न्यूमेरिकल्स थे, कुछ एक या दो जी क्वेश्चन सर। ऐसे थे जो थ्योरेटिकल थे, बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। तो आप इसको ठीक है आप सर। करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती यू कैन आस्क मी, सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, या मेरे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, या इस ग्रुप में कर दें, जैसे भी आप करना चाहें, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। तो आपके पास असाइनमेंट्स काफ़ी सारी हैं। लास्ट टाइम मैंने कल मैंने कौन सी असाइनमेंट दी थी? FTTH नहीं, कल नहीं, मैंने पहले दी थी, पर मैं देख लेता हूँ और वो उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक 10 असाइनमेंट्स हैं अपलोडेड, और सर वो असाइनमेंट फैराडे क्रिस्टल वाली आपने कहा था जरूरत नहीं है सबमिट कराने की, लेकिन वो अभी भी वो सीयू ऑनलाइन पे शो हो रही है। नहीं, वो फिर आप करवा दें वो, क्योंकि अपलोड हो चुकी है ना, तो यू नीड टू अपलोड इट, ठीक है ना, अदरवाइज ये वो ओपन रह जाएगी, और वो छोटी सी तो है, उसमें मसला तो कोई नहीं है ज़्यादा। उसको करवा दें, क्योंकि वो अब अपलोड हो गई है, तो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। क्योंकि असल में ना हमने कॉम्पनसेट करना है अपने S2s के लिए और क्विजेज़ के लिए, ठीक है, तो वो इन असाइनमेंट से ही हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सर S1 के मार्क्स तो नहीं कॉपी वगैरह या उस परसेंटेज के लिहाज से तो नहीं S2 के लगेंगे ना? नहीं, बिल्कुल लगेगा, बस जिस तरह से अभी तक तो हमें ये बताया गया कि जैसे TSC का हुआ था ना, या फेज 1 में जिस तरह से आपको 4 आवर्स का टाइम दिया गया था, अभी तक तो हमारे ज़हन में वही है, ठीक है। तो अभी आपके पास कोई डेट आई है एग्ज़ाम की? सर 15 से कह रहे हैं स्टार्ट होने से, 15 अगस्त से। अगस्त, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर तो काफ़ी दिन है, लेकिन उससे पहले पहले आपने वो भी तो करना कंप्लीट होगा अपने FYP, यस सर। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ आप लेकर चलें। अब ये थोड़े ही टॉपिक्स रह गए हैं दैट वी विल कवर इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली, तो बाकी हम कल देखेंगे। तो वो असाइनमेंट्स जितनी भी हैं ना, आपने CU ऑनलाइन पर भी आपने अपलोड करनी है और टीम्स पर भी अपलोड करनी है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।